हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने मानव जनन के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी और अब अपन यहाँ नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, यदि हम इसकी पोजीशन या स्थिति की बात करें तो ये मानव में श्रोणी भाग यानी कि पेल्विक पार्ट में स्थित होता है। पेल्विक पार्ट में ये स्थिति इसकी देखने को मिलती है। अब इसके नर जनन तंत्र में अनेक जो भाग हैं उनको शामिल किया गया है। तो उनको अपन इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मुख्य जननांग, सहायक जननांग, कुछ ग्रंथियाँ, तो जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि मुख्य या प्राथमिक जननांग या लैंगिक अंग। ये जो हैं ये होते हैं वृषण या टेस्टिस। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है वो अपन लिख सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको द्वितीयक जननांग लिख सकते हैं, या जैसे प्राथमिक जननांग जो हैं ये अपन लिख सकते हैं मुख्य जननांग। इसी तरह से जो द्वितीयक जननांग हैं इनको अपन सहायक जननांग भी कह सकते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। इसमें जो ग्रंथियाँ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी, जिसमें इसके अलावा एक अधिवृषण, जिसको आप लिख सकते हो एपिडिडाइमिस। इसके अतिरिक्त शुक्राशय, इसे आप लिख सकते हो सेमिनल वेसिकल। इसके बाद आता है जैसे कि एक जनन ग्रंथि भी, जिन्हें हम लिख सकते हैं जनन ग्रंथियाँ। तो नर जननांग के अंतर्गत एक होती है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। एक होती है काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड। इसके अतिरिक्त कुछ वाहिनियां हैं या नलिकाएं या डक्ट्स जिनको अपन कह सकते हैं, जैसे कि वासा डिफरेंस, इसको आप लिखेंगे शुक्र वाहिनी, जो वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को लेकर के शुक्राशय तक जाती है। इसके अलावा हिंदी में आप लिख सकते हो मूत्र जनन नलिका, जिसको आप लिखेंगे यूरिनो जेनेटियल डक्ट, यूरिनोजेनिटियल डक्ट। तो ये मानव में नर जनन तंत्र के भाग हैं जो श्रोणी भाग में स्थित होते हैं। ये सब मिलकर के पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिनमें मुख्य जननांग या प्राथमिक जननांग जो हैं वो होते हैं वृषण। उसके बाद सहायक जननांग के अंतर्गत कुछ जनन ग्रंथियाँ, कुछ जननांग और कुछ डक्ट्स आती हैं। इसके अलावा एक बाह्य जननांग, जिसको आप लिख सकते हो बाह्य जनन अंग या जननांग के रूप में संरचना होती है, जिसे हम लिख सकते हैं हिंदी में शिश्न और इंग्लिश में आप याद रखें पेनिस। ये सब मिलकर के
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है या जो प्राथमिक जननांग जिनके अंतर्गत रखा गया है वो होते हैं अपने वृषण। तो अपन यहाँ बात करते हैं वृषण, या जिन्हें आप लिख सकते हैं टेस्टिस। सबसे पहले संख्या चाहो तो आप लिख सकते हैं एक जोड़ी, अथवा ये संख्या में कितने होते हैं 2। आकार की यदि अपन बात करें तो लगभग अंडाकार, आमाप यानी कि ये शेप और ये साइज तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े। कुछ इस प्रकार से अंडाकार इनकी संरचना होती है, जो 2 की संख्या में ये देखने को मिलते हैं। ये लेंथ और ये विड्थ। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी स्थिति। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न भी आता है। तो स्थिति की यदि अपन बात करें तो ये मानव में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, जहाँ ये एक थैली नुमा संरचना या जिसे आप पाउच लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं में स्थित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा या पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें स्थित होते हैं। और इस पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्क्रोटम, जिसे आप हिंदी में याद रखेंगे वृषण कोश। वृषण कोश जो है ये एक्चुअल में थिन स्किन यानी कि त्वचा, पतली त्वचा, और साथ में इसमें मसल लेयर यानी कि मांसपेशियों की परत पाई जाती है। इन दोनों संरचनाओं से मिलकर बनी हुई ये स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं, और उसमें ये दोनों स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डायग्राम, जहां आप देखेंगे ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्क्रोटम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हैं अपने टेस्टिस यानी कि वृषण। अब इसके बाद दूसरी चीज़ की यदि अपन बात करें तो यहाँ अपन इस डायग्राम की हेल्प से कुछ चीज़ें समझते हैं। ये दोनों वृषण उदर गुहा की तरफ कुछ इस प्रकार इसे कहा जाता है इंग्विनल कैनाल। की सहायता से उदर गुहा की ओर ये फिक्स रहते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ वृषणकोश में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इसे कहा जाता है गुबर्नेकुलम। की सहायता से ये फिक्स रहते हैं, यानी कि वृषणकोश में इनकी जो स्थिति है ये स्क्वीज़ नहीं हो, यानी कि दबे नहीं, पीछे नहीं, तो उसकी सहायता से ये
यहाँ जुड़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, दोनों वृषण के लेवल में आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, यानी कि लेवल ऑफ बोथ टेस्टिस, यानी कि दोनों का जो लेवल है उसमें एक थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। उसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि ये स्क्वीज़ नहीं हो जाएं, यानी कि दब नहीं जाएं या पिच नहीं जाएं। इसके अतिरिक्त यदि अपन यहाँ देखें तो वृषण और जो ये कंप्लीट जो वृषण कोश है, इसके बीच में कुछ इस प्रकार से ये जो आपको रिक्त स्थान जो ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार ये कहलाती है वृषण कोश की गुहा मान लीजिए, या कैविटी एक प्रकार से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैविटी ऑफ स्क्रोटम या गुहा किसकी, वृषण कोश की। इसे कहा जाता है वेजाइनल सीलोम, नाम याद रखेंगे आप, वेजाइनल सीलोम, जो कि यहाँ जो ये भरा हुआ है ऊतक हाइड्रोसील फिल्ड विथ हाइड्रोसील, ये एक प्रकार का टिश्यू जिसमें ये भरा हुआ पाया जाता है। काम क्या है इसका, शॉक एब्जॉर्बिंग या जो बाह्य आघात हैं उनसे इसकी सुरक्षा करना। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी कि एम्ब्रियोनिक जो कंडीशन है, यानी कि जो भ्रूण अवस्था होती है, उस समय जो वृषण हैं वो उदर गुहा में ही होते हैं, जबकि वृषण कोश में ये बाद में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही गुबर्नेकुलम की सहायता से वृषण कोश में क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और ऊपर की ओर अपन ने पढ़ाई है इग्वाइनल नलिका या कैनाल या ट्यूब्यूल की सहायता से ये फिक्स रहते हैं। तो ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ताकि ये एक जगह फिक्स रहें, जैसा कि यहाँ अपने को चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये बाद में नीचे उतरते हैं, पहले ये ऊपर ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो वृषण हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, किसमें, वृषण कोश में। कारण, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्यों, कारण बताइए। तो उसका जो मूल कारण है वो ये कि वृषण में प्रक्रिया होती है शुक्र जनन की, जिसके फल स्वरूप बनते हैं शुक्राणु, और जो शुक्राणु हैं वो मानव में नर युग्मक का कार्य करते हैं। तो मेन जो बात है वो ये
कि शुक्र जनन के लिए तुलनात्मक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, कम की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण जो हैं वो वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं और यहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ये जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री कम मेंटेन करने के लिए मसल्स ऑफ स्क्रोटम, यानी कि वृषण कोश की जो मांसपेशियां हैं इस तापमान को मेंटेन करने के लिए वो उत्तरदायी होती हैं और इसे कहा जाता है डल्टोस मसल्स। आप याद रखें, DERTOS मसल्स। ये डल्टोस मसल्स जो वृषण कोश की जो लेयर है उसमें स्थित होती है। मैंने आपको बताया था थिन जो स्किन और मसल्स लेयर, तो ये इनसे मिलकर बना होता है। तो वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि शुक्र जनन की क्रिया के लिए तुलनात्मक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए जो उदर गुहा के बाहर उपलब्ध रहता है, और साथ ही साथ इस कम तापमान को मेंटेन करने के लिए वृषण कोश की डाल्टोस मसल उत्तरदायी होती है। ये आपको अपने आंसर में लिखना है। इसके बाद जैसा कि ये डायग्राम है, अब ये एक तरह से अपन ये देख सकते हैं कि ये सामने का पोर्शन है और इसके पीछे भी पोर्शन है। तो यानी कि ये एक प्रकार से अंडाकार, इस प्रकार से गोलाकार संरचना है। तो अपने को तो ये सामने का अभी दिखाई दे रहा है। जब अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जब सेक्शन का अध्ययन करेंगे, यानी कि काट का अध्ययन करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अपन यह बात करते हैं कि जो प्रत्येक वृषण है उसके बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। ये जो आवरण है इसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका ALBU। इसके बाहर की तरफ एक और आवरण पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। इसे कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो कुल मिलाकर के वृषण के बाहर की तरफ 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली जो है वो कहलाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके ठीक अंदर की ओर एक लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और ये दोनों ही लेयर मिल कर के प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का कार्य करती है। अर्थात वृषण को बाहरी आघातों से या अन्य जो पोर्शन है उनकी सहायता से ये बचाती है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों जो वृषण हैं लगभग आधे से ज़्यादा ऊपर तक एक दूसरे से इस पट के द्वारा, ये सेप्टम दिखाई दे रहा है बीच में, इसके द्वारा सेपरेट होते हैं। इसे कहा जाता है स्क्रोटम सेप्टा या सेप्टम, यानी कि वृषण कोश पट, जिसकी सहायता से दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक को आप लेफ़्ट लिख सकते हैं, एक को आप राइट लिख सकते हैं। तो ये था सामान्य जानकारी, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एक तो पहली बात कि संख्या 2 होती है। ये कुछ नरजननांग के नरजनन तंत्र के मुख्य भाग है, जिसमें वृषण सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्थिति इनकी उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा पाउच में, जिसे वृषण कोश कहते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं।
प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो यही बनता है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चूँकि शुक्र जनन की क्रिया के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए ये बाहर स्थित होते हैं और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जो है वो वृषण कोश की मसल, जिसे हम कहते हैं डार्टोस मसल, वो करती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ इस कंप्लीट वृषण की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और अन्य जो जननांग है जैसे कि अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वृषण की आंतरिक संरचना के साथ।